चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारी डेट है 5 जून 2026। सी आज पहले एक कॉन्सेप्ट समझ बेटा, क्योंकि आज एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है पहले समझ ले। मान ले बेटा तेरे पास कॉइल ऐसे है, मतलब करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है, दिस इज करंट फ्लोइंग। तो अगर हम फिंगर्स को घुमाएं तो थंब ऊपर आ रहा है, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं तो थंब ऊपर आ रहा है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर को एक्ट कर रहा है। तो क्या क्या डिस्कशन कर रहा था मैं, क्या ये कह रहा था अगर करंट इस तरह से घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में ऊपर जाएगा, और इधर से करंट बाहर आ रहा है, इस तरह से करंट एक तरह से बाहर आ रहा है और इधर से करंट अंदर जा रहा है। तो अगर करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से सर्कुलर कॉइल बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर से ऊपर, इधर से नीचे। ठीक है, करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से सर्कल बनाएंगी। थंब को बाहर रखो, करंट बाहर आ रहा है मतलब थंब जो है वो बाहर रखो। देखो, जब आप पूरे करंट को सर्कुलर मानते हो, जैसे ये वाला केस मैं कह रहा हूं पूरे करंट को हम सर्कुलर मान रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर स्ट्रेट है ऊपर को। मतलब राइट हैंड थंब रूल रिवर्स हो गया एक तरह से। जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है उसमें वो करंट आ गया, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और अगर कॉर्नर्स देखें इसके, मतलब कॉर्नर तो हर एक सर्कल में तो कोई भी कॉर्नर हो सकता है। अगर ये वाला पॉइंट देखें, करंट अंदर जा रहा है यहाँ पे और इधर करंट हमारे लिए बाहर आ रहा है, कहने का मतलब तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरह से बनेगी, इधर से ऊपर को और इधर से नीचे को। हाँ ये बताओ। और जो हमारे जो जो लूप पड़ी हुई है ना, वो लूप जो है उसको मैंने इस प्लेन में नहीं रखा हुआ, मैंने लूप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ये बात समझ आ रही है आपको। जो लूप है, अगर आप इस लूप को देखो तो ये कौन से प्लेन में आ गई है हमारी लूप, अगर हम प्लेन ही देख लें तो ये दोनों लूप्स की अगर बात की जाए तो ये लूप एक्स वाई प्लेन में act कर रही है, फर्स्ट वाली। और जो सेकंड लूप है हमारी, ये कौन से प्लेन में चली गई है, ये एक्स जेड प्लेन में चली गई है। ठीक है। और अगर कोई लूप हमारी इस प्लेन में हो तो ये कौन से प्लेन में चली गई है, वाई जेड प्लेन में चली गई है लूप, वाई जेड प्लेन में चली गई है। और ये लूप जो है, जो वाई जेड प्लेन वाली लूप है, अगर आप इसको देखो तो आधी हमारी तरफ है आधी उस तरफ है, अंदर है। अगर प्लेन देखें तो आधी उस तरफ जा रही है आधी बाहर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी लूप बनाते हो ना इस प्लेन में, तो आप इस तरह से बनाएंगे आप हमेशा। ये क्या बता रहा है कि अंदर वाला पोर्शन है वो उस तरफ है, ऑन द अदर साइड, और जो सॉलिड पोर्शन है वो बाहर की तरफ है। ये बात समझ आ रही है। अब थोड़ा और डिटेल में समझना। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि करंट ऐसे जा रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट, थोड़ा सीरियसली देखना शुरू कर, लिखना बंद कर दे प्लीज, कंसंट्रेट। अगर करंट इस तरह से जा रहा है, बाद में लिखा करो बेटा, दोबारा लिखेगी तो फिर से और क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, पहले समझ इस चीज को। अब यहां से करंट जो है ऐसी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और इधर से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और ये लूप जो है बिल्कुल इस तरह से रखी हुई है, हमने ऐसे रखी हुई है लूप सीधी। अगर मैं यहां पे सर्कल्स बनाना शुरू करूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना शुरू करूं, ठीक है, थोड़ा समझो बात को। तो जो इस प्लेन में अगर यहां कोई पॉइंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है इसके कारण ऊपर को। अगर करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है।
सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर से, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने नहीं देख रहे, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। अगर हम ये वाला सर्कल बनाएं, तो ऐसे बड़ा सर्कल बनाएं। हाँ कि ना, पहले ये बात समझो। नहीं समझ आई? दोबारा बताऊं? दोबारा समझ ले, ये तेरी लूप है। मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, हल्का सा ऊपर वाला पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, ये ए बी, इसको मैं स्ट्रेट मान रहा हूं। इसके कारण जब मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर आप थोड़ा और ध्यान दो, ये मैं ऐसे ले रहा हूं, और अगर ये लाइन को मैं इधर से ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो इस पॉइंट पे, अगर लाइन वाले पॉइंट पे यहां मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहूं, तो वो इधर जाएगा। सही है। और अगर मैं कहूं कि यहां से, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये रेडियस हो गया एक तरह से, ये रेडियस हो गया, और ये टेंजेंट हो गई, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। रेडियस उस सर्कल का, ये रेडियस हो गया, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। सही है ये बात? आज आप अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर नीचे की बात करूं, इधर से करंट अंदर जा रहा है। अगर इधर से करंट अंदर जा रहा है हमारा, यहां से करंट अंदर जा रहा है, तो इसके कारण जो सर्कल बनेगा, अंदर जा रहा है, तो सर्कल इस तरह से बनेगा। वैसे कोई भी सर्कल बना लो। ठीक है, ये रेडियस हो गया उसका, मैं मान लो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रेडियस हो गया सर्कल का। और वो टेंजेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ जाएगा। सो अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगा, इसका ऐसे फ्लो कर रहा है मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगा। गलत बना दिया मैंने ऊपर, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए बनाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगा। हाँ कि ना, पहले ये बात समझो। देखो जनरली क्या है, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये इसके जो सामने हम देखते हैं, या सामने इस तरफ या इस तरफ देखते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम सामने नहीं देख रहे, हम सर्कल के ऊपर वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा। ठीक है। अब आगे डिटेल में, और डिटेल में देखो, थोड़ा सा और डिटेल में, अब हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली हमारा आज का टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। से हमने लास्ट जो हमारा लास्ट था लेक्चर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर था शायद, या लास्ट भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कैलकुलेट किया था। ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल हमने डिस्कस किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये बनाया था यहाँ पे, फिर इसकी वैल्यू निकाली थी μ0/4/2। अभी सेंटर से नहीं, सेंटर से अब एक्सिस है, जो एक्सिस पे पता करना है, मतलब अगर ये वाली एक्सिस आ जाए आपके पास, इस तरह से एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे हमने यहाँ कहीं पता करना है मैग्नेटिक। समझ आ गई बात? इसमें और उसमें क्या फर्क है, पता लग गया जो आज करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम करेंगे क्या, करने क्या जा रहे हैं उस पर ध्यान देना पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना एक कॉइल ले लेते हैं ऐसे। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, इधर डॉटेड है, और आगे वाला सॉलिड है, ये सॉलिड है, और अंदर वाला डॉटेड है। ठीक है, ओके। अब आपको प्लेन भी पता लग गया, कौन से प्लेन में रखा हुआ है इसको। अगर प्लेन देखोगे तो ये कौन से प्लेन में चला गया, वाई जेड प्लेन में है, एक्स एक्सिस ये है। ओके। अब करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली। ठीक है, तो यहां से करंट तो बाहर आ रहा है। अगर मैं ये ए बी नहीं, मैं इसको पॉइंट, इसको ए बी तो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, मैं पी क्यू ले रहा हूं इसको, और इसकी लंबाई डीएल ले रहा हूं, और जो करंट जा रहा है आई जा रहा है, तो आईडीएल पी क्यू बेसिकली आईडीएल करंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, करंट एलिमेंट हो गया पी क्यू।
पी क्यू की वैल्यू, अगर पी क्यू को कहे कितना है पी क्यू, तो आपका डीएल है, तो पी क्यू को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई इंटू डीएल हमारे पास करंट एलिमेंट हो गया। अब क्योंकि इसके कारण अगर आप देखो, थंब बाहर की तरफ देखो और फिंगर्स को घुमाओ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, सर्कल इस तरह से बनेगा, इधर से ऊपर और इधर से नीचे। और अगर इस पॉइंट पे करें तो वो टेढ़ा जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो अगर मैं यही ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। इस पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है इस तरह से। उसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, टेढ़ा जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एलिमेंट से थोड़ा नीचे चले गए ना हम। अगर एलिमेंट के बिल्कुल सामने होते तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाता, सर्कल हमारा ऊपर की तरफ बनता, क्योंकि ये सेंटर है उसका। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर है, सेंटर की इस तरफ होते तो ऊपर चले, लेकिन हम इससे थोड़ा नीचे हैं, नीचे की तरफ चले गए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगा। हाँ बताओ, अब बात समझ आई है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने ऐसे बना दी। और ये इधर भी ड्रॉ कर दें, थोड़ा साफ कर दें, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही बताना है। तो यहां से लेके यहां तक आपका जो रेडियस हो गया, और ये रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया एक तरह से। अच्छा, और भी कुछ बातें कर लें। एक लाइन ये बना देते हैं। इसी तरह से अगर नीचे का देखें हम, नीचे नीचे का देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण इस तरफ जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट के कारण, अभी समझाया था। अंदर की तरफ जा रहा है करंट, तो उस तरफ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे जा रहा है। अब थोड़ा सा और सिया ध्यान से देखना, समझ एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते। ये तेरी एक वायर है, ऐसे सीधी वायर, मैंने एक इसके सामने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे है। अगर मैं सिया इसको, ये वाले जो ब्लू वाली पेन है, मैं उसको ऊपर ले जाता हूं, नीचे ले जाता हूं, आप देख रही हैं मेरी तरफ? कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो आपके दो दो वायर्स हैं, ये दो जो लेंथ है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, नीचे देखो, व्हाट इज इसमें एंगल चेंज हो रहा है दोनों में। यहां ले गया, अगर यहां ले गया, एंगल चेंज हो रहा है। बोलो भाई, हाँ ना में आंसर दो। इसमें एंगल चेंज हो रहा है, नीचे कर रहा हूं ऊपर कर रहा हूं, इसमें और इसके बीच में एंगल चेंज हो रहा है। हैं? क्या एंगल चेंज हो रहा है? अच्छा, इसको मैं इधर ले गया, ऐसे ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले, ये घुमा रहा हूँ, व्हाट इज एंगल, इन दोनों में एंगल क्या चेंज हो रहा है? अगर मैं इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं तो एंगल 90 डिग्री से, अगर इधर लेके जा रहा हूं तो 90 डिग्री से कम हो रहा है, इधर लेके जा रहा हूं तो 90 डिग्री से जा रहा है। अगर मैं इस प्लेन में घुमा रहा हूँ, परपेंडिकुलर प्लेन में घुमा रहा हूँ, तो एंगल चेंज हो रहा है? नहीं, परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं। मतलब अगर कोई लाइन किसी लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर है और उसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, तब भी तो परपेंडिकुलर ही रहेगी ना, इसमें और नीचे के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? अब समझो, दोबारा समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास सीधी लाइन थी ऐसे, ये डीएल एलिमेंट, एक लाइन तेरी ऐसे बिल्कुल सीधी है, अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। अगर इस लाइन को मैं नीचे ले जाता हूं, प्लेन के परपेंडिकुलरली नीचे ले जाता हूं, तब भी तो ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा भाई। मतलब कहने का, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? एलिमेंट, एलिमेंट और जो ये डिस्टेंस है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये बात समझनी पड़ेगी मैडम थोड़ी आप। माननी नहीं है, जाननी है, इतना सुन ले। मानना नहीं है, तू मान जाती है, जानना कर, जानना बहुत जरूरी है। ये जो पी क्यू वायर है, पी क्यू जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है, पी क्यू स्ट्रेट। और जो ब्लू लेंथ आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर, अब मैं नीचे भी कर देता हूं तब भी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। देखो अगर आप चेक करो, 90 डिग्री ही है दोनों के बीच में एंगल, चाहे इसको मैं टिल्ट कर दूं नीचे। ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो अगर बेटा मैं बायोट सेवर्ट लाऊं, लगा दूं इस पे यू, अच्छा और देखते हैं, ये एंगल आपका फाई है, देख रहे हो एंगल कौन सा लिया मैंने? फाई ले लिया है। और ये पूरा 90 है,
तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 - 5। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। हम्म। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 90 था पूरा और आधा 90 - 5 है, तो बचा हुआ एंगल 5 होगा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल 5 है, नीचे वाला एंगल भी हम 5 ले लेते हैं, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 5। अब अगर आपको नहीं पता लगेगा, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, देख के फिर समझना इसको। दोबारा बता देता हूं, ये 5 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 90 - 5 होगा। सिंस दिस एंगल इज 90, ये 90 - 5 है, तो बचा हुआ एंगल 5 होगा। ठीक है। अच्छा, जो पी क्यू एलिमेंट है, पी क्यू, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डीबी ऊपर को बन रहा है। और जो नीचे एलिमेंट हम ले रहे हैं पी डैश क्यू डैश, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी नीचे को बन रहा है। रेडियस ऑफ दिस कॉयल, रेडियस जो है कॉयल का, वो हम ए ले लेते हैं। और सेंटर से लेके ये जो पॉइंट पी पॉइंट, इस पॉइंट को बेटा हम ले लेते हैं ओ डैश पॉइंट। कौन सा पॉइंट ले लेते हैं? ओ डैश ले लेते हैं इस पॉइंट। ये हमारा, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ओ डैश पॉइंट ले लेते हैं, इसको ब्लैक कलर यूज करूंगा, ओ डैश। ठीक है, ओ डैश पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट। ओ से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस एक्स है। मतलब जो रेडियस है वो ए है। ओ से लेके ओ डैश, ओ से लेके ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है कॉइल में? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वैल्यू मैंने आइडियल ले रखी है, तो पी क्यू की वैल्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू डीएल है। ओके, ये सारी बातें हो गई। कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है? ये वाई जेड प्लेन में कॉइल पड़ी हुई है। आधी इस तरफ है, आधी इनटू द प्लेन है, आधी आउटसाइड द प्लेन है। जैसे कड़ा रख लो, एक आधा बाहर है आधा अंदर है, ऐसे समझ लो। अच्छा, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं एस ले लेता हूं बेटा। तो एस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? √a² प्लस x² आ जाएगी। जो डिस्टेंस है वो एस ले लिया। ओके, डन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीबी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? डीबी इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। कौन सा करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है? ये पी क्यू, आईडीएल। करंट एलिमेंट आइडियल या पी क्यू ले लो। ओके। अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? डीबी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बायोट सेवर्ट का, वो हम यहां लगाते हैं। डीबी को तो डीबी लिख लेंगे, μ0/4 पाई को μ0/4 पाई लिख लेंगे। करंट एलिमेंट भी हमारा आईडीएल है। अब करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो हमारा ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक का ये एस डिस्टेंस है, करंट एलिमेंट और एस के बीच में एंगल 90 है। ये मैंने दिखाया, यहां 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां साइन 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस एस है तो एस का स्क्वायर हो जाएगा। एलिमेंट और ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एलिमेंट है आपका, पी क्यू एलिमेंट है छोटा सा, और ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल ही होता है ना, ये लेते हैं हम जो, ये एंगल 90 है तो साइन 90 पुट कर दिया, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस मतलब एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो डीबी की वैल्यू कंप्लीट लिख लेते हैं हम। कितनी है हमारी डीबी की वैल्यू? हमारी बन रही है μ0/4 पाई आई डी एल साइन 91 होता है बेटा, एस स्क्वायर करोगे तो अंदर x² प्लस a² अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² प्लस x² अकेला रहेगा। तो ये डीबी आ गया आपका। ठीक है, डीबी हमारा हमने निकाल लिया।
अब बात आती है कि आ जाओ, अब डायग्राम पे आ जाओ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एलिमेंट निकाला था। अभी अभी थोड़ा समझो, डीबी इधर लग रहा है, तो डीबी के कम, क्योंकि हमने तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डीबी के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमें। कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे? एक डीबी का इधर कंपोनेंट बनेगा, एक डीबी का ऊपर कंपोनेंट बनेगा। इस तरफ कंपोनेंट बना डीबी कॉस फाई, क्योंकि जिधर एंगल फाई का होता है उधर कॉस का बनता है, और उसके परपेंडिकुलरली डीबी साइन फाई। सिमिलरली जो नीचे वाला डीबी है उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इस तरफ बनेगा डीबी कॉस फाई, और इस तरफ बन रहा है डीबी साइन फाई। ठीक है। तो सिया बेसिकली बेटा हमने एक ऊपर एलिमेंट लिया, करंट इधर जा रहा था, एक नीचे एलिमेंट लिया, करंट अंदर को जा रहा था। इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिला? 2 dB साइन फाइव, क्योंकि डीबी कॉस फाइव और 2 dB कॉस फाइव तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 dB साइन फाइव मिला। यानी कि आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वर्ड्स देखना कैसे यूज कर रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू टू करंट एलिमेंट्स PQ and PQ dash is equal to 2 dB sin phi along, कौन सी एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम? along x एक्सिस। तो लाइन पूरी पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू टू करंट एलिमेंट्स PQ and PQ dash along x axis is 2 dB sin phi, and along y axis dB cos phi minus dB cos phi is 0। डीबी कॉस फाइव ऊपर लग रहा है, डीबी कॉस फाइव नीचे लग रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कंट्रीब्यूशन है अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस 0 हो गई, अलोंग एक्स एक्सिस आपकी 2 dB साइन फाइव है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? वैसे क्या करो सिया, इसको ना पहले लिख दो, वाई एक्सिस वाली पहले लिख दो, एक्स एक्सिस वाली फिर नीचे लिख दो। ठीक है, वाई एक्सिस वाली मैं ऊपर ही लिख देता हूं, और एक्स एक्सिस वाली मैं नीचे लिख देता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं, क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसे मैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा मुझे ये लाइन चाहिए नीचे वाली फिर से। आई नीड दिस लाइन। अब आपने दो दो एलिमेंट्स के कारण कंट्रीब्यूशन 2 dB साइन फाइव दी है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वन एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के कारण 2 dB साइन फाइव आई थी, वन एलिमेंट के कारण कितनी आएगी बेटा? डीबी साइन फाइव आएगी। इसको मैं डीबी डैश ले लेता हूं, इसको क्या ले लिया मैंने? डीबी डैश, डीबी डैश, या डीबी नेट भी ले सकते हो, डीबी डैश भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसको। ठीक है, तो डीबी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास डीबी साइन फाइव। से थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन समझ थोड़ा, ये तुझे भी हो सकता है आने वाले टाइम में। जो बायोट सेवर्ट लॉ का साइन थीटा आता है वो यहां पे 1 हो गया, क्योंकि साइन 90 था। ये जो साइन थीटा आया है आपने नीचे, ये जो साइन फाई आया है, ये बायोट सेवर्ट लॉ के कारण नहीं आया, ये तो कंपोनेंट्स बनाए थे उसके कारण साइन फाई आया है। याद रखना ये। ओके, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर सीधा ही लिख देते साइन थीटा यहीं पे, आपने ऊपर पहले 90, वो बात मैंने जो ऊपर कैलकुलेट किया है, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली। ये जो साइन थीटा है, ये दिस इज एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड डिस्टेंस, वो तो हमारा 1 हो गया ऊपर। बायोट सैवर्ट लॉ का जो साइन था वो तो हमारा 1 हो चुका है। ये साइन क्यों आया यहाँ पे? ये साइन इसलिए आया क्योंकि हमने सॉल्व किया, जब कंपोनेंट्स हमारे ऐसे बन रहे हैं तो हमारा साइन कंपोनेंट्स के कारण आया है।
और एक बात तुझे बताता हूं, कंपेयर करके देखना, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशंस होंगी ना, ना सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेरिवेशन होंगी जितनी भी, उसमें जो फाइनल तेरे पास डीई के साथ कॉस आएगा। चेक कर ले चाहे पीछे, रिंग चेक कर लेना और भी चेक कर लेना, हमेशा कॉस आता है साथ में। और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन आएंगी उनमें सब में साइन आएगा, बहुत कम कहीं कहीं कॉस मिलेगा, जनरली साइन मिलेगा। ये बनाया हुआ है, सिमेट्रिकली बनाया हुआ है ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज में 90 का डिफरेंस अपने आप बनेगा, बनता जाएगा, देखना आगे डिफरेंस। तो ये भी बात याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। कई बार गलती हो जाती है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में साइन 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 आएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली कॉस आएंगे। ठीक है। सिमिट्री हम बनाते ही सिमिट्री ऐसे हैं, लाने को तो हम साइन भी ला दें, पर सिमिट्री ऐसी बनाते हैं कि कॉस आएंगे उसमें। ठीक है, चलो अब वैल्यू करते हैं सॉल्व, इसको हो गया ये डी बी डैश। अब डीबी की वैल्यू कितनी ऊपर आई थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर को हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब साइन फाई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। आ जाओ, ये हमारा ट्राइंगल है। अगर इसमें सीधा ही इस डायग्राम के नीचे ही साइन फाई की वैल्यू निकाल के रख लेना। आप फाई के सामने परपेंडिकुलर ए है, ए बाय एस, और ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले ही निकाल के डायग्राम के नीचे ही लिख देना। अगर डेरिवेशन ये आ गई, ये पिछले साल आई थी डेरिवेशन, इस साल नहीं आई, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो यहाँ पे डी बी डैश की वैल्यू आ गई, ये साइन फाई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं बेटा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट को मैं 1/2 ले लेता हूं। तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हमने पूरा नेट निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सब कुछ बाहर आ जाता है, ये बी नेट आ गया आपका, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू ए बाहर आ गया, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी बाहर आ गई। इंटीग्रेशन अकेला डीएल का रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये एलिमेंट देखो, डीएल को इंटीग्रेट करो पूरा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगी। ठीक है, ये भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यहाँ पे पहले ही लिख दो, डायग्राम के नीचे ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई ए। यहाँ तो ये दो बातें हो गई हमारे सामने क्लियर। एक तो बात ये हो गई कि रेडियस हमारा ए है, और हमें डीएल की जरूरत पड़नी है, वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा नीचे। चलो, यहाँ पे डीएल की इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू हम 2 पाई ए पुट कर देंगे, तो बी नेट हमारे पास आ गया, बी नेट हमारे पास आ गया बेटा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू ए इंटू 2 पाई ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पार 3/2, जो कि हम लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर ओवर 2 पाई ए स्क्वायर ही लिख देते, वैसे आई पीछे लिख देते तो भी ठीक था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। ठीक है, अब दो काम कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं हम कि हमारी ये जो कॉइल है इसके सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां अगर एक्स 0 पुट कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस कैलकुलेट किया है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेंटर की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर ओवर नीचे ए क्यूब बच गया, ये स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू वही बन गई, देखियो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई/ए। ठीक है, एक काम और करके रख लो, क्वेश्चन क्या, आप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की रेशो भी निकाल के रख लो। मतलब
μ0/4 पाई 2 पाई i/a डिवाइडेड बाय μ0/4 पाई 2 पाई i a² a² प्लस x² 2 पावर 3/2। इनकी रेशियो पहले निकाल के रख लो, काम आ जाती है। ये μ0/4 पाई से μ0/4 पाई कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आई से आई कट गया, ऊपर वाले से कटते हैं, नीचे वाले से कटते हैं, ये याद रखना। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² प्लस x² 3/2 ऊपर चला गया, और ये a² और ये वाला a, क्योंकि ऊपर नीचे है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a³ हो गया। तो ये भी आप अलग से सॉल्व करके रख लो। ये मैंने इसलिए बताया, वैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाती है ये डेरिवेशन, यहाँ खत्म हो जाती है, ये काम आ जाता है हमें, इसलिए न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। रेशो याद रखो, बी सेंटर ओवर बी एक्सिस की रेशो a² प्लस x² 2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a³। ओके, ये भी अलग से रख लो, बस आज तो एक ही डेरिवेशन हो पाई। कल हम अच्छे से क्वेश्चंस भी करने हैं, हमने काफी चीजें करनी है, ठीक है।